अच्छा, तो सरकार उसको की तरफ से चिट्ठी आ गई? जी जी जी, सरकार की तरफ से चिट्ठी आ गई है, कर्मचारियों के बीच में तब उसको तो वितरित कर दिया गया। जी ये बताइए, एक तरह से तो आप लोगों ने मतलब खुद ही दो वर्ग तैयार कर दिए ना। मतलब जो अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना लाइफ सिक्योर कर लिया कि चलो भाई हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए टिल रिटायरमेंट। लेकिन जो नए लोग आएंगे वो तो आपको मानेंगे, आप हो या जो भी संगठन जो इस बात को लेकर एग्री कर गए कि ठीक है हम लोगों को कर दीजिए, तो वो तो आपको मानेंगे। उसी ने कि आपने हमारा नहीं सोचा, आपने अपना सिक्योर कर लिया बस। एक ऐसे ही अब कर्मचारी की दुनिया में अलग है कि बड़े मतलब बुजुर्ग नेता और यंग नेता, उस पर से तो इसको और आप लोगों ने एक दम दे दिया, उनको एक हथियार दे दिया। वो तो यही कहेंगे, भाई आप लोग थे तो आप लोगों ने अपना सही कर लिया और हमें छोड़ दिया। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे देश भर में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काम कर रहे कर्मचारी हैं, जिनके ऊपर तलवार अटकी हुई है निगमीकरण की। और ऐसे में कर्मचारी वहां मांग कर रहे थे कि उनकी नौकरी को, जो पहले से नौकरी में निगम होने से पहले से नौकरी में, उनकी नौकरी को सरकारी गवर्नमेंट जॉब ही रहने दिया जाए। जैसा कि हमने पिछले बातचीत में जो एआईडीएफ के श्री कुमार जी थे उसके साथ था कि एनसीजेसीएम की बैठक में कुछ इस पर जो सहमति बनी है कि उनका डीम्ड डेपुटेशन रहेगा। तो आज हम बात करते हैं भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के वर्किंग प्रेसिडेंट और एनसीजेसीएम में ही मेंबर अहम सदस्य मुकेश सिंह जी से। उनसे जानेंगे कि आखिर इस पर जो सहमति बनी थी उसके आगे क्या कुछ हुआ है या अभी भी लोगों को इंतजार ही है। मुकेश सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी। हाँ, नमस्कार नमस्कार चंदन जी। सर, ये इसको लेकर एनसीजेसीएम, जिसमें कि आप खुद एक मेंबर हैं, अहम मेंबर हैं डिफेंस सिविलियन की तरफ से, तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वो आएगा, एक फैसला आ जाएगा जिससे कि उनको जो है डीम डेपुटेशन का जो है, जब तक वो नौकरी में है उनको डीम डेपुटेशन माना जाएगा। तो क्या है ये, इस पर कुछ आया है, कुछ अपडेट है क्या? ठीक, भाई साहब, ये बड़ी अच्छा विषय आपने लिया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के एम्प्लॉइज को लेकर के लगभग जी 65,000 लोगों का भविष्य इसमें जुड़ा हुआ है। आपको ध्यान होगा कि जब जी आई निर्माणियों को कारपोरेशन में कन्वर्ट करने का फैसला किया गया था और इसको 1 अक्टूबर 2021 से लागू कर दिया गया। इसके बाद से हम लोग लगातार सरकार के साथ जी संवाद से लेकर के संघर्ष तक की यात्रा कर रहे थे और हमारे संघर्ष को रोकने के लिए भारत सरकार को मजबूर होकर के ईडीएसए नामक कानून बनाना पड़ा और भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ ने इस ईडीएसए कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप हाई कोर्ट में जाइए। वहां हाई कोर्ट में हम गए। गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी, जो मेकिंग पावर्स है, इसको चैलेंज हमने दिल्ली हाई कोर्ट में किया कि आप कारपोरेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन कानूनी रूप से हमको उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन संवाद हमने कायम रखा। संवाद चाहे वो रक्षा मंत्री जी के साथ हो, रक्षा उत्पादन सचिव या रक्षा सचिव या सरकार में और भी जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके साथ हम लोगों ने वार्ता जारी रखी। और सितंबर 2022 में हमारी केंद्रीय कार्य समिति की बैठक हुई पूना में। वहां हमने तय किया कि अभी कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए ये जरूरी है कि उनको कोई गारंटी मिले, एश्योरेंस मिले और सरकार की तरफ से। और वो ये था कि जैसे प्रसार भारती मॉडल लागू किया गया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय टिल रिटायरमेंट डिप्यूटेशन पे अपने सरकारी विभाग में बने रहेंगे। इसको हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा और फिर रक्षा मंत्री जी से हम लोगों ने बातचीत शुरू किया। और उस समय 2022 में स्थिति थी, उन्होंने कहा कि नहीं, अभी नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, थोड़ा थोड़ा करके रिटायर होंगे तो एक स्थिति आएगी, तब हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। और इसमें रक्षा मंत्री जी से और बाकी दूसरे लोगों के साथ भी हम लोग का लगातार वार्ता जारी रहा। हम लोग की लगातार परसुएशन का नतीजा ये निकला कि माननीय कैबिनेट सेक्रेटरी ने नेशनल काउंसिल जेसीएम की मीटिंग में ये कहा कि हम इसको बहुत गंभीरता से इसके ऊपर विचार कर रहे हैं।
और उसका सुखद परिणाम ये आया कि 15 जून 2026 को सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया कि कर्मचारियों का जो डीम्ड डिप्टेशन टिल रिटायरमेंट की मांग है, वो हम उसको स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि हमारी जो ये बात थी, अच्छा, तो सरकार उसको की तरफ से चिट्ठी आ गई? जी, जी, जी। सरकार की तरफ से चिट्ठी आ गई है, कर्मचारियों के बीच में तब उसको तो वितरित कर दिया गया। जी। तो आप तो खुद उस बैठक में थे, एनसीजेसीएम की उस बैठक में थे जहां पर ये कैबिनेट सेक्रेटरी ने इस पर मुहर लगाई, मतलब अप्रूवल दे दिया था मौखिक रूप से ही सही। तो इसका क्या मतलब है? अब कर्मचारियों की जो चिंता थी, खासकर जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के जो 65,000 कर्मचारी हैं देश भर में, तो उनकी चिंता अब खत्म हो गई, मतलब उन्हें अब निश्चिंत हो जाना चाहिए, या इसमें अभी भी कुछ इफ एंड बट है? नहीं, नहीं, इफ एंड बट नहीं है। हम सब तो एक मैंडेट पहले ही लिए। अब सभी लोगों से ऑप्शन फॉर्म हम लोगों ने एक सर्वे किया और लगभग 9 मोर देन 90% लोगों ने ये कहा कि हम अगर ऑप्शन आएगा तो हम भारत सरकार के साथ रहेंगे। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयी बने रहना चाहते हैं। बाकी जो 10% था उसमें से बहुत सारे लोग एब्सेंट थे या अलग-अलग जगहों पे ड्यूटी में गए तो सर्वे में शामिल नहीं हो पाए। तो करीब हम ये मान सकते हैं कि 93 से 95% तक लोग जो है भारत सरकार की सेवा में रहना चाहते हैं। और ऐसे मामले में अब कारपोरेशन बन गया। देखिए, कारपोरेशन हम लोग सैद्धांतिक रूप से आयुध निर्माणियों को कारपोरेशन में बदलने के खिलाफ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हम किसी नए कारपोरेशन के खिलाफ नहीं हैं कि कोई नया कारपोरेशन एक बनेगा, हम उसका विरोध कर रहे हैं, नहीं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को अपनी जगह पे रहने देना चाहिए था। अलग से कोई कारपोरेशन बनाए होते। लेकिन ये इतिहास गवाह है कि भारतीय रेल में 1974 में जो सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई, उसके जस्ट बाद से कारपोरेशन शुरू हो गया था बनना। और रेलवे जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे 16 कारपोरेशन पहले से काम कर रहे थे। तो सरकार की कहीं-कहीं हठधर्मिता दिखाई देती है और इस मामले में भी सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखाई और कारपोरेशन का निर्माण कर दिया। अब हमारे सामने चुनौती ये है कि हम बहुत स्पेसिफिक सेक्टर के लोग हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिविल के काम में नहीं आता है। अब कोई हम अगर हथियार नया बनाएँ भी तो गवर्नमेंट लाइसेंस देगी तभी कोई आदमी खरीद सकता। तोप कोई खरीद नहीं सकता, पैराशूट कोई खरीद नहीं सकता, टैंक कोई खरीद नहीं सकता, मिसाइल्स कोई खरीद नहीं सकता। तो बात ये है कि डिफेंस सेक्टर में होने के कारण गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे डिपेंड करेगा इस कॉर्पोरेशंस का अस्तित्व। जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियो है, दुनिया में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, अमेरिका की वजह से बहुत सारे हथियार या उपकरणों की डिफेंस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है। ऐसे में भारत सरकार की तरफ से आयुध निर्माणियाँ या जो नए जो पब्लिक सेक्टर्स हैं या प्राइवेट सेक्टर्स हैं, इनका भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है। लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के नाम पे जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, उनको बहुत छूट मिलती है। हमारे ऊपर तमाम बाधाएँ पहले भी थी और आज भी हैं। पब्लिक सेक्टर में होने के बावजूद। अब ऐसे में इंडस्ट्री का सर्वाइव करना अ, थोड़ा-सा एक गंभीर चैलेंज है और उसमें जी। अगर हम सारे कर्मचारियों के बारे में सोचते हैं, तो हमको लगता है कि हमारे जो कर्मचारी हैं, वो भारत सरकार को ऑप्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि हम डीम्ड डिप्रेशन टिल रिटायरमेंट रहना चाहेंगे, तो फिर क्या समस्याएँ आएँगी? तो एक ही इंडस्ट्री के अंदर 2 तरह के लोग हो जाएँगे। एक वो जो कॉर्पोरेशन को ऑप्ट करेंगे या हम्म। कॉर्पोरेशन में न्यूली रिक्रूट होंगे, उनका एक अलग अस्तित्व रहेगा और जो हम लोग जो जी। भारत सरकार के कर्मचारी हैं, डीम्ड डिप्टेशन टिल रिटायरमेंट है, हमारी दूसरी तरह की समस्याएँ आएँगी। हमारे अपने सेटअप रूल्स हैं, जैसे अब समस्या आएगी कि अ, अगर इंडस्ट्री में कोई प्रभाव पड़ा, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई उस इंडस्ट्री को रीस्ट्रक्चर करने के लिए या कोई लॉस मेकिंग हुआ या उसको डिसबैंड करने का कोई प्रयास हुआ या कोई और फाइनेंशियल एडवर्सिटी आई, तो जो वहाँ उनके हम्म। एम्प्लॉयी हैं, उनके ऊपर तो सीधा-सीधा असर पड़ेगा। लेकिन जो डीम्ड डिप्टेशन पे काम करने वाले लोग हैं, हमको क्या प्रोटेक्शन है? हम तो यहाँ पे कानपुर में मान लीजिए हमने ऑप्ट किया कि हम एडब्ल्यूआईएल में एसएफ में काम करेंगे और कोई ऐसी स्थिति आई तो एडब्ल्यूआईएल एसएफ में हम काम करने वाले लोगों का क्या होगा? इसके लिए कुछ हमको चाहिए होगा, कोई गारंटी चाहिए, कुछ पॉलिसी चाहिए, कुछ गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस चाहिए। दूसरा, अ, हम लोग के प्रमोशनल एवेन्यूज़ का क्या होगा? आज हम लोग को टाइम से प्रमोशन मिलता है, सारी चीज़ें हैं। कॉर्पोरेशन बन जाने के बाद और हम डीम्ड डिप्टेशन पे वहाँ रहेंगे,
तो हमारे लिए पोस्ट कहाँ से क्रिएट होगी, कैसे हमारे प्रमोशंस होंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैकेनिज़्म है, वो कैसा रहेगा? हमको कौन हमारी छुट्टियाँ सैंक्शन करेगा? और हमको मान लीजिए हाउस बिल्डिंग एडवांस चाहिए, कंप्यूटर एडवांस चाहिए या एलटीसी चाहिए या मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, तो उसको कौन देखभाल करेगा? मतलब इवन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी डीम्ड डिप्टेशन पे हैं, अगर उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके बच्चों को, उनके आश्रितों को कंपैशनेट डाउन अपॉइंटमेंट्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अ, अब हम लोग को उनको फेस करना है। और ये इनका समाधान निकाल कर के लोगों के बीच में रखना है। गवर्नमेंट ने एक पार्ट किया कि कॉर्पोरेशन में जाने वाले को क्या-क्या मिलेगा? तो गवर्नमेंट को ये भी चाहिए कि जो गवर्नमेंट के पास रहेगा उसको क्या-क्या चीज़ मिलेगी। तभी तो ऑप्शन सही रहेगा। एकदम ट्रांसपेरेंट वे में रहे कि हाँ भाई, हम इधर रहेंगे तो हमको ये मिलेगा, हम उधर जाएँगे तो क्या-क्या मिलेगा। और यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हम लोग कर रहे हैं कि आप दोनों चीज़ें सामने रख दीजिए और हमको पता होना चाहिए कि हमारे भविष्य में क्या होगा। तो ऐसा करके हम सबके सामने एक नया चैलेंज आया और इसको कल जो AWIL हेडक्वार्टर है, उसने एक मीटिंग बुलाई। इसमें सबसे बड़ा बात है ऑप्शन भरने का कि ऑप्शन भरना ज़रूरी है। अभी तक जो ऑप्शन आते थे उसमें ये रहता था कि जो ऑप्शन नहीं भरेगा, वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयी रहेगा। यहाँ ठीक उल्टा कर दिया। अगर ऑप्शन नहीं भरेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि आप परमानेंटली कॉर्पोरेशन में एब्ज़ॉर्ब होना फाइनेंस चाहते हैं। कॉर्पोरेशन। तो हाँ, और अगर सरकार में रहना है तो आपको तो ऑप्शन ये भरना बताइए पड़ेगा। सर, तो जी। ये बताइए, एक तरह से तो आप लोगों ने मतलब खुद ही दो वर्ग तैयार कर दिए ना। मतलब जो अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में कर्मचारी हैं जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपना लाइफ सिक्योर कर लिया कि चलो भाई हम तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए टिल रिटायरमेंट। लेकिन जो नए लोग आएंगे वो तो आपको मानेंगे, आप हो या जो भी संगठन जो इस बात को लेकर एग्री कर गए कि ठीक है हम लोगों को कर दीजिए, तो वो तो आपको मानेंगे उसी ने कि आपने हमारा नहीं सोचा, आपने अपना सिक्योर कर लिया बस। एक ऐसे ही अब कर्मचारी की दुनिया में अलग है कि बड़े मतलब बुजुर्ग नेता और यंग नेता, उस पर से तो हुँ, इसको और आप लोगों ने एक दम दे दिया, उनको एक हथियार दे दिया। वो तो यही कहेंगे भाई आप लोग थे तो आप बिल्कुल। लोगों ने अपना सही कर लिया और हमें छोड़ दिया। चंदन जी आपका जो प्रश्न है वो बहुत ज़िम्मेदारी वाला है और उसको मैं महसूस करता हूँ। असल में क्या है कि हमारे पास ऐसे भी एम्प्लॉयी हैं जो 2055 में रिटायर होने वाले हैं या उसके बाद तक नौकरी करने वाले हैं। हमारे मन में उनके भविष्य को सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और चिंता है कि उनका भविष्य कैसे होगा? ख़ास तौर से जो एनपीएस में जो लोग हैं उनका क्या होगा? तो ऐसे लो और अभी कॉर्पोरेशन ने अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ बनाएँगे, वो रिक्रूट करेंगे और आज का जो दौर है उसमें ज़्यादातर आउटसोर्सिंग के एम्प्लॉयी रहेंगे, हो सकता है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयी रहें। तो एक नए तरह की चुनौती भरा वातावरण रहेगा और जैसे-जैसे चुनौतियाँ होंगी उनके अपने मैकेनिज़्म होंगे, सोशल डायलॉग मैकेनिज़्म, नेगोशिएशन मैकेनिज़्म उनके अपने लीडर्स होंगे और उसको फेस करना पड़ेगा। तो ट्रेड यूनियन में कोई जश्न मनाने का दिन है नहीं हमारे लिए। आज एक लगता है कि आज एक समस्या से निपटे हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ के कर्मचारियों को डीम्ड डिप्रेशन टिल रिटायरमेंट तक का हम जीत हासिल कर सकते हैं, कर लिए हैं। लेकिन आगे की दूसरी समस्याएँ हैं, जो सरकारी क्षेत्र में रहेंगे उनकी अलग समस्या रहेगी और एक समय ऐसा भी हो सकता है कि सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत कम हो जाए। वो माइनॉरिटीज़ में हो सकते हैं और जो कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयी हो मेजॉरिटी में हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में एक बड़ा बदलाव आएगा। तो ये समय की माँग रहेगी और उसके लिए ट्रेड यूनियंस को अपने आप को बदलना पड़ेगा, उन चैलेंजेस को समझना पड़ेगा। हमारी चुनौतियाँ बहुत बढ़ रही हैं। सिर्फ़ हम वर्कर्स वेलफेयर की बात नहीं करने वाले हैं लोग। ट्रेड यूनियंस के सामने अब बात हो गई है कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज़ेज़ के बारे में सोचें। उद्योग चलेगा कैसे? ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली ट्रेड यूनियन इस दौर से बहुत कठिन दौर से गुज़र रही हैं। वो समय निकल गया जब हम लोग माँग करते थे कि माँग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। अब नहीं कर पा रहे हैं और वर्कर्स भी इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लगा। ट्रेड यूनियन लीडर्स के बीच में और उसके कैडर के बीच में नॉलेज के मामले में बहुत गैप नहीं है। बहुत बार कैडर हमसे ज़्यादा जानता है, बहुत जागरूक है, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलता है। तो हमें बदली हुई परिस्थितियों में बहुत कुछ नया कुछ सीखना भी होगा। एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने। तो
आपसे मेरा चलते चलते आखिरी सवाल यही होगा कि क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जितने भी सिविल डिफेंस में जितने भी संगठन है, जितने भी ट्रेड यूनियन है, वो एक साथ होकर एकदम अड़ जाते कि नहीं, इसका निगमीकरण नहीं, चूंकि आप उसके लिए लड़ाई लड़ ही रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आपने बताया कि हम कोर्ट भी गए थे, सब कुछ किए थे, तो ये भी तो एक उपाय था जो कि नहीं किया आप लोगों ने। क्या ये संभव नहीं था? क्या ये आज के हालात में ये नहीं हो सकता था कि तमाम जितने ट्रेड यूनियन है वो सीधा सरकार को झुकने पर मजबूर कर देते कि नहीं, आप इसको निगमीकरण नहीं करिए, तो ये आज नया और पुराने का गैप ही खत्म हो जाता, विवाद ही नहीं रहता। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने एकता नहीं की। हम सब ने अपने जो राजनीतिक पृष्ठभूमि कह सकते हैं या वैचारिक आधार कह सकते हैं, इन सारे वैचारिक आधारों को हटा करके एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पे आए और हम एक अनिश्चितकालीन हड़ताल पे गए। लगभग 5 दिन तक एकदम 100% हड़ताल पे हम रहे एक साथ। और लेकिन सरकार ने जब ईडीएसए कानून लेकर के आए, तो फिर हमको ये सोचना पड़ा कि हमको अपने आंदोलन का तरीका बदलना पड़ेगा। सरकार एक नई तरह की चीज़ लेकर के आई, जो हड़ताल करेगा, उसको 1 साल की सज़ा होगी और जो हड़ताल का समर्थन करेगा, उसको उससे ज़्यादा दिन की सज़ा होगी। तो ये एक ऐसा अस्त्र लेकर के सरकार आई कि जहाँ पर ट्रेड यूनियंस को सोचना पड़ा कि लीडर्स सैक्रिफाइस करने को तो तैयार हैं, लीडर जेल जाने को तैयार हैं, लीडर अपनी नौकरी गँवाने को तैयार हैं। लेकिन अगर कैडर के साथ ऐसा होगा, एक साधारण कर्मचारी के साथ ऐसा होगा, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? एक 1974 में एक बड़ा आंदोलन हुआ रेलवे में और ट्रेड यूनियंस को एक बैड एक्सपीरियंस रहा कि इतने सारे कर्मचारियों का एक्सप्लॉइटेशन हो गया, विक्टिमाइजेशन हो गया और उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। दसियों साल तक ट्रेड यूनियंस उसको झेलती रही और उसके बाद फिर रेलवे में कभी हड़ताल नहीं हुई। ये तो डिफेंस के कर्मचारियों का साहस था और सभी ट्रेड यूनियंस हम सब एक प्लेटफ़ॉर्म पे आ गए थे। इवन जो अ, व्हाइट कॉलर जॉब के जो एसोसिएशंस है, उन्होंने भी हमारा साथ दिया। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट थी और वो एकदम प्री डिटरमिन्ड हो गई और हम सबको लगा कि अभी इस आंदोलन के स्वरूप को बदलना पड़ेगा और उसका तरीका बदले। हम लोग कोर्ट में गए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट को ये पावर है कि अ, अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकती है। वहाँ पे हमको ये रिलीफ मिला कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी, वर्कर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना उसकी ज़िम्मेदारी है। कोर्ट ने हमारे आदेश में कहा। तो वहाँ पे लेकर के फिर हम लोगों ने एम्प्लॉयी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात की। तो कुल मिलाकर मतलब आज आप भी अपने को थोड़ा सा ये मतलब वो नहीं, जो सवाल था कि क्या ऐसा हो सकता था, वो आपको भी नहीं लगता है कि आज के समय में वो अब संभव है कि एक तरह से सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया जाए कि जो मांग है आपके कर्मचारियों की, जो आप उन्हीं डिपार्टमेंट्स में है, मुझे नहीं लगता कि कोई ऑर्डिनेंस का कर्मचारी चाहता होगा कि हम निगमीकरण हो जाए और हम निगम में चले जाए, तो वो हो सकता था, ये आपको भी लगता है कि अब संभव नहीं है शायद ये, आज की मतलब परिस्थिति में रास्ते से चलना पड़ेगा। आज की परिस्थिति में तो यही समझ में आ रहा है कि इस डिसीजन को रिवर्स करा पाना बहुत आसान नहीं है। हो सकता है कि कल को कोई ऐसी परिस्थितियाँ बदलें, गवर्नमेंट को लगे, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कोई एक दिन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ये पिछले 226 वर्षों से देश की सेवा कर रहा था और एक टेस्टेड और ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन था और इसको प्रॉफिट और लॉस के साथ नहीं कंपेयर किया जा सकता। तो हो सकता है कभी ऐसी परिस्थितियाँ बने, बहुत सारे क्षण ऐसे आते हैं जहाँ पे लगता है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ राष्ट्र हित में खड़ी होंगी या नहीं होंगी, या जो हमारे नेबर कंट्रीज़ हैं उनके साथ कैसा रिलेशन रहता है, या जो हमारे वेंडर्स हैं, सप्लायर्स हैं, जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, या विश्व में जो आपूर्ति करने वाले देश हैं, उनके साथ कैसा रिश्ता रहता है। उसके हिसाब से पॉलिसीज़ में परिवर्तन किया जा सकता है। हो सकता है। हम नाउम्मीद नहीं हैं, लेकिन आज की परिस्थितियों में जो बेहतर हो सकता है, हम उसको ज़रूर करेंगे। अगर हम अपने उद्योग के स्वरूप को नहीं बचा सकते, तो हम कम से कम अपने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ज़रूर से ज़रूर जो कदम ज़रूरी हैं, वो ज़रूर उठाएँगे और उसको उठा रहे हैं। चलिए,
तो ये थी हमारी खास बातचीत बीपीएमएस भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के वर्किंग प्रेसिडेंट मुकेश सिंह जी से, जो बता रहे थे कि आज के समय में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के, देश भर के ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के 65,000 कर्मचारियों को, मतलब जिस तरह की चुनौती का वो सामना कर रहे हैं, वो ना चाहते हुए भी निगमीकरण, ना चाहते हुए भी वो निगमीकरण की तरफ उनको भेजा गया है। लेकिन एक राहत की खबर आज मुकेश जी बताए कि वो सरकार की तरफ से वो चिट्ठी आ गई, जिस चिट्ठी का जो अभी के कर्मचारी उनको इंतजार था कि उनको जो है डीम्ड डेप्यूटेशन माना जाएगा टिल रिटायरमेंट, यानी कि वो एक तरह से गवर्नमेंट जॉब वो रहेंगे। तो मुकेश जी ने कहा कि आज के समय में शायद इसी तरह हमें रास्ता निकालना पड़ेगा धीरे धीरे करके। तो देखते हैं, चलिए आगे और क्या क्या रास्ता निकलता है उस पर भी हम चर्चा जारी रखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में आपसे जुड़े किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी, आपने समय निकाला। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।